औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदी। तो पहले बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वही बेसिक डेफिनेशंस जो आपने पहले पढ़ी हैं, सुनी हैं, बार बार दोहराई हैं, जिनकी डिटेल्स आप जानते हैं। So today we are going to study atomic number, mass number। आपको याद होगा बोहर्स थ्योरी पढ़ी आपने, रदरफोर्ड थ्योरी पढ़ी। रदरफोर्ड का मॉडल ये बताता है एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसके कुछ शेल्स होते हैं या नहीं होते? एटम में 3 बुनियादी ज़र्रात होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। किसी बच्चे को बात नहीं समझ आई पूछे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, किसी को कोई मसला हो मेरी इन बातों पे तो बोले। एटम में शेल होता है, न्यूक्लियस होता है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा बेटा ले, एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। इंडिपेंडेंटली के बाद इज कॉल्ड लगा सकते हो। अब बेटा एटम के न्यूक्लियस में, अच्छा मेरी बात सुने, एक एटम मैंने हाइड्रोजन का पकड़ा, एक एटम मैंने ऑक्सीजन का पकड़ लिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एटम हाइड्रोजन का है और ये एटम ऑक्सीजन का है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? दिस इज द पॉइंट जनाब हामिद अली। बस जी, तो ये किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की कुल तादाद, तैयब की जेब में कुल पैसे, तैयब की जेब खर्ची नाम है ना उसका, है ना? तैयब के अब्बू के गले में सुबह थे 0 रुपये, शाम को हो गया 10,000 रुपये। इसे कहते हैं तैयब के अब्बू की सेल। नहीं समझ आया? अल्लाह इसमें भी बरकतें दे, अल्लाह करोड़ों तक लेके जाए। तैयब साहब, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं नहीं होते? एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की कुल तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। नहीं समझ आया? याद रखोगे नहीं रखोगे? The total number of protons present inside the nucleus of an atom is called its atomic number। हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद 1 होती है। ऑक्सीजन के 5 + 3 टोटल 8 समझ आया? 8 प्रोटॉन्स होते हैं जनाब। अब 8 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस, उसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन कहलाती हैं। जब एक प्रोटॉन अकेला होता है न्यूक्लियस में तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन कहलाती है। एटमों के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स के ग्रोहों को आपने नाम दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? यस, उनको नाम दिए हुए हैं आपने जी। अगर प्रोटॉन 1 होगा आप कहेंगे हाइड्रोजन है, अगर प्रोटॉन 8 होंगे कहेंगे ऑक्सीजन है, अगर प्रोटॉन 3 होंगे कहेंगे लिथियम है, अगर 2 होंगे हीलियम है, 4 होंगे बेरिलियम है, 5 होंगे बोरॉन है, 6 होंगे कार्बन है, 7 होंगे नाइट्रोजन, 8 होंगे ऑक्सीजन है, 9 होंगे फ्लोरीन, नॉट फ्लोरीन, फ्लोरीन। अगर 10 होंगे नियोन होगा, 11 होंगे सोडियम होगा, 12 होंगे मैग्नीशियम होगा, 13 होंगे एल्यूमिनियम होगा, 14 होंगे सिलिकॉन होगा, 15 होंगे फास्फोरस होगा, 16 होंगे सल्फर होगा, 17 होंगे क्लोरीन होगा, 18 होंगे आर्गोन होगा, 19 होंगे पोटाशियम होगा। केलियम नाम इसका, कैपिटल सिंबल कैपिटल के है। केलियम लातीनी जुबान में कहते हैं। 20 प्रोटॉन्स होंगे तो कैल्शियम कहलाएगा, 21 होंगे स्कैंडियम कहलाएगा। एससी नहीं समझे? तुम देख किधर रहे हो? किधर? मैं कहूँ यार ये लड़कियों ने याद कर लिया, मैं बड़ा खुशी हो रहा हूँ, मेरा रंग देख लाल हो गया खुशी से।
चेक कर लो, आप जब पढ़ते हो तो मुझे कितनी खुशी होती है, रियली है। मैं पागल हो जाता हूँ जब मेरे बच्चे मुझे को आउटपुट देते हैं। उनको तो सारा मिसली आउटपुट नहीं देते, आप खुश हो जाएंगे। क्लियर हुआ? एटॉमिक नंबर क्लियर है बेटा? बेटा मास का मतलब है आवाम, टोटल की बात होगी है। तो न्यूक्लियस में कितने जर्रात होते हैं? 2, एक प्रोटॉन दूसरे, दोनों की कुल तादाद मास नंबर होगा। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus of an atom is known as, is called is atomic number, atomic mass number। you are correct। atomic mass number ये इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी कहलाता है ना, तो न्यूक्लियस में रहने वाला न्यूक्लियन कहलाता है। तो न्यूक्लियन नंबर का मतलब ये टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कुल तादाद होगी। समझ आ गया जनाब अली? कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। देयर इज ओनली वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी को मसला है इसमें? अगर प्रोटॉन एक होगा तो एटम का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। खुसूसियत 2 होंगे हीलियम, 6 होंगे कार्बन। कहता है देयरफॉर इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। ऐसा ही है? डू यू थिंक एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2? यस। रियली? इट हैव 2 प्रोटॉन्स। डू यू थिंक द मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4? यस। ओके, 4 है। अच्छा चलो ये बताएंगे मुझे जल्दी से बताएगा हसन के कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? ये कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? बच्चे आवाज ना आए। अगर एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आती है बेटा, बहुत आसान चीज है, जिस दिन समझ से पढ़ोगे जहानत डेवलप होगी। जी बेटा, अच्छा बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है? अल्लाह तेरे पे रहम फरमाए। हाँ तो ये तू बता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, एटॉमिक नंबर जल्दी से मुझे बता देगा हामिद अली। सिर्फ प्रोटॉन। कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन नजर आ रहे हैं? 6। तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? अल्लाह का वास्ता इसको दिमाग में रख लो, अल्लाह का वास्ता इसको दिमाग में रख लो। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद जो होती है उसका एटॉमिक नंबर होता है। कार्बन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। हमने क्या कहा? वो तो ऑक्सीजन में होता है ना बेटा। कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 नॉट 8, 6 ही होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन? इट इज 6। मास नंबर जो होता है बेटा वो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो एटॉमिक मास नंबर को कैपिटल ए से शो करते हैं और एटॉमिक नंबर को जो प्रोटॉन्स उसको जेड से शो करते हैं और न्यूट्रॉन नंबर को एन से शो करते हैं। जनाब अली, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक एटम में आपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी। कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17। क्या मतलब है इसका? सीधी बात है, प्रोटॉन 17। किधर भागते हो यार? इतनी आसान बातें हैं, समझने की बातें हैं, सादा बातें हैं। एक बात के 2 मानी है, एक है प्रोटॉन नंबर, एक का एटॉमिक नंबर। बात प्रोटॉन की होनी है। अच्छा, एंड मास नंबर कितना दे दिया? इसका मतलब टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 35 है, सिर्फ प्रोटॉन 17 है। अब बंदा पूछ ले न्यूट्रॉन कितने हैं? 35 में से 17 निकाल लो। अगर आपकी अम्मी आपको कहें कि 17 रुपए तेरे 35 रुपए ले जा, तुम दोनों बहनों का खर्चा 35 रुपए है, 17 रुपए तेरे हैं, तो दूसरी के कितने होंगे? माइनस कर लोगे 35 में से 17 को तो 18 पता चला। उधर फौरन माइनस करती है, 17 मेरे हुए बाकी उसके हुए, डिफरेंस लेती हो, है ना? लेते हो ना? इधर नहीं समझ आती, इधर कहते हैं पता नहीं क्या करना है। और भाई 35 में से 17 निकाल दो, पीछे जो बचेगा न्यूट्रॉन। नहीं समझे? हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब जरा सवाल समझ लेना, प्रॉब्लम को समझो। गिवन क्या? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 7, ये गिवन। मास नंबर कितना? 35। ये 2 चीजें आपको दे दी या नहीं दी? फिर पूछते हैं हाउ मेनी। अब सवाल पूछा हाउ मेनी मतलब कितने? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, 2 चीजें बतानी है। आर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है उधर। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इक्वल टू एटॉमिक नंबर होते हैं।
जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो बराबर होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। टोटल मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, समझो? पता नहीं क्या समझो। तो कैसे करोगे? देखो ये डाल दी स्लाइड, ये कर दी दोबारा पूरा। देखो और से देखो, गिवन क्या है आप? यस, एटॉमिक एटॉमिक मास नंबर कर लेते हैं, ठीक है? कितने का पूछा? क्या प्रोटॉन नंबर पूछा, न्यूट्रॉन नंबर पूछा, ठीक है बेटा? लो सॉल्यूशन देखो कि बिकॉज हमें पता है कि प्रोटॉन नंबर ही असल में एटॉमिक नंबर होता है। तो जनाबे अली ये कितना हो गया? बाजी आंसर आ गया। अब जो न्यूट्रॉन नंबर है बेटा जी, ये बराबर होता है एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन निकाल दो इसमें से। तो एटॉमिक मास नंबर कितना है? तो न्यूट्रॉन नंबर आ गया, ठीक है बेटा? इसको भी हाईलाइट कर दो, आंसर को लाजमी हाईलाइट किया करो, फायदा है। अब जनाब आइसोटोप्स, किसी को मसला हो आइसोटोप्स से? एक ही एटम्स के, एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, फर्क कहाँ पे आएगा? मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। मास नंबर डिफरेंट क्यों होगा हामिद अली? मास नंबर क्यों डिफरेंट होगा? न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। आइसोटोप्स क्या बेटा? दो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। पहले बात तो ये कि एक एलिमेंट के एटम होंगे। जब एक एलिमेंट के एटम है तो पक्की बात है उनमें कौन सी चीज सेम होगी? एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो दो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same number of protons but different number of neutrons in their nuclei are called isotopes of that element. या दो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have same atomic number but different atomic mass number are called isotopes of that element. क्लियर हुआ? Relative atomic mass, जहां तक किसी बच्चे को, एक है एटॉमिक मास नंबर, एक है रिलेटिव एटॉमिक मास। जी बेटा, वैसे मैथ्स मैक्सिमम पढ़े लिखे लोग मैथ्स कहते हैं, जो जट जिम्मेदार लोग हैं वो मास कहते हैं। समझ आ नहीं है? ले जान, हमारे पाकिस्तान के पंजाबी लोगों ने इसको मास बना दिया। गोश्त को मास कहते हैं ना, मास, तो उन्होंने इसको मास बना दी। ये उनकी प्रोनाउंसिएशन के वजह, दिस इज द मैस। ये अमेरिकन और ब्रिटेन जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उनका एक्सेंट है, उसके अंदर भी है, एक मास कहेगा एक मैस कहेगा। अब वो तीड़े को तीड़ा बोलते हैं अमेरिकन, बीटे को बीड़ा बोलते हैं, बुफेलो को बफलो बोलते हैं अमेरिकन। तो मास और मैस, एक ही आवाज ब्रिटेन निकालते हैं और आ की आवाज अमेरिकन निकालते हैं। एवर सिंस द एग्जिस्टेंस, जहां तक मैंने सुना, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे पास अभी समझ आया, लेकिन इतना पता बुफेलो और बफलो का फर्क है, तीड़ा बीटा का फर्क है, ठीक है? सिर्फ बोलने का फर्क है, जुबान। एवर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज रिकॉग्नाइज्ड, ये बात समझ आई? ये क्या कह रहे हैं? एवर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज रिकॉग्नाइज्ड। एक बच्चे के घर में बात होती है, कहते हैं जब से तू हमारे घर आया ना, नहीं यार ऐसे नहीं कर, जब से तू हमारे घर आई है ना, अल्लाह ने रहमत कर, एवर सिंस द एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है वजूद। अरस्तु तो मानता ही नहीं था, कहता था नहीं,
एटम है ही नहीं। डेमोक्रिटस ने थ्योरी दी थी ना एटम की, अरस्तु कह रहे थे नहीं एटम नहीं पूरी दीवार है, समझ आए? तो एवर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है तस्लीम करना, मान लेना, पहचान लेना, शनाख्त कर लेना। शनाख्त उसी की होती है जिसको मान लिया जाए। एवर सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम वाज रिकॉग्नाइज्ड, जब से एटम के वजूद को तस्लीम कर लिया गया, द केमिस्ट वर ट्राइंग टू इवॉल्व ए प्रोसीजर। अब देखिए जब पता एटम है तो अगला सवाल ये था कि उस एटम का अब मास कैसे निकालना। मास का मतलब एक एटम में मैटर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है वो कैसे पता करनी है। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन थिंग इज कॉल्ड इज मास। अब ये पता करना था, समझा, एटम का वजूद तस्लीम करने के बाद अगला सवाल ये था कि एटम का मास कितना है, एटम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना मटेरियल लगाया। समझा, समझा? द केमिस्ट वर ट्राइंग टू इवॉल्व ए प्रोसीजर, जो कीमियादान थे वो इवॉल्व करना चाह रहे थे प्रोसीजर, एक तरीका कार, एक लाया अमल बनाना चाह रहे थे, वेयर बाय जिसके जरिए से दे कुड कंपेयर, वो मवाजना कर सके द मैसेज ऑफ डिफरेंट एटम। किसका? डिफरेंट एटम्स के मैसेज का पता ये चल सके कि कौन सा एटम वजनी है और कौन सा, किसमें मटेरियल ज्यादा, किसमें मटेरियल छोटे होते हैं। आप भी अभी भी करती है ना, देखती कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, खड़का के देखती है, देखते हो नहीं देखते हैं? हाँ, समझ आ नहीं है? तो बेटा जी कीमियादान भी यही चाह रहे थे कौन सा एटम ज्यादा मटेरियल से बना, कौन सा एटम कम मटेरियल से बना। इंसान है, उसकी जिबिल्लत में शामिल है, चेक करेगा लाजमी कौन सा एटम ज्यादा मटेरियल से बना, कौन सा कम से। ये मकसद था उनका। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा वो क्यों चाहते थे, ऐसा वो क्यों चाहते थे? क्योंकि ये करने से उनके दो मसले हल होते थे, उनके दो मसले हल होते। देखो आप जब चीजों का मवाजना करते हो, ये वजनी है, ये हल्का है, तो बेटा उसके जरिए से मेन मकसद ये होता है, मेन मकसद ये होता है कि अगर मैं एक चीज बनाने जा रहा हूं तो मुझे उसके अंदर कितनी क्वांटिटी डालनी पड़े कोई चीज बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, चाय बनानी तो पूरा पत्ती का डब्बा डाल दो, मवाजना करोगे कि 1 चमचा डालना। तो इस कंपैरिजन से एक तो होता है कि आप अपनी चाहत को पूरा करते हैं ना, तो मैं ज्यादा खाऊंगा, और एक ये है बेटा कि उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है, इसके जरिए से आपको ये पता चलता है कि पानी में हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी और ऑक्सीजन की, मवाजने से पता चलेगा। अब मवाजना नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? ये पता कब चला, कैसे चला? मवाजना करने से, ठीक है। It was necessary because without knowing the relative masses of atom, ये जरूरी था क्योंकि बगैर जाने एटम्स के relative masses we could not know, हम नहीं जान सकते थे the ratio of mass, मास की वो निस्बत, मास की वो निस्बत, मास का वो तनासुब, we mix जिसको हम मिलाएं, the reactants, ठीक है, in which we, ठीक है, फिर सुन ले, we could not know in which ratio, किस निस्बत में, किस रिश्ते में हम मैस को मिक्स करें आप रिएक्टेंट्स किसके, रिएक्टेंट के, टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड कंपाउंड। अब इसका मतलब बेटा रिएक्टेंट्स क्या है, पता है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स का पता है क्या होते हैं? एक है रिएक्शन, एक है रिएक्टेंट्स। हाइड्रोजन किससे मिली? कुछ बनाएगी नहीं बनाएगी? बेटा जी जो चीजें रिएक्शन में मिलती हैं उन्हें कहते हैं, और जो बनती हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स, और इस पूरे को रिएक्शन कहते हैं। रिएक्टेंट्स का आपस में मिलके प्रोडक्ट्स बनाना रिएक्शन कहलाता है, ये अमल रिएक्शन कहलाता है। लेकिन जो कंपोनेंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं।
प्रॉब्लम? अब आपको कैसे पता चलेगा कि पानी का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी मिकदार को मिक्स करना पड़ेगा, अगर आपको मैसेज का ही पता नहीं? समझ आया? आप अपनी मतलूबा चीज प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। आप कोई भी कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते अगर आपको एटम्स के मैसेज का पता ही नहीं। अगर आपको एटम के मैसेज का नहीं पता तो आपको उस निस्बत का नहीं पता होगा जिसमें आपने उन एटम्स को मिक्स करना कि आपको कंपाउंड मिल जाए। समझ आया? तो वी कुड नॉट नो, हम जान ही नहीं सकते इन विच रेशियो वी मिक्स द रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। पहला मसला ये था। ये केमिस्ट्री शुरू में थी अभी, डाल्टन की थ्योरी को माना गया ना, जब डाल्टन की थ्योरी एक्सेप्ट कर ली गई तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आ गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आ गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन भी आ गया, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी आ गया। क्लियर हुआ? इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रूव डिफरेंट थ्योरीज इन केमिस्ट्री। असल चीज ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव ही नहीं हो सकता था अगर आप एटम का मास ही ना मेजर कर सकते। दो वजूहत थी। पहली वजह, केमिस्ट्री में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थ्योरीज प्रूव ही नहीं हो सकती, उनका प्रूफ ही नहीं। अगर आप एटम का मास मेजर नहीं कर सकते तो जो केमिस्ट्री के अंदर मौजूद डिफरेंट थ्योरीज थी उनका कोई जवाब ही नहीं बनता था, उनके वजूद का कोई जवाब ही नहीं। एटम के मास से बहुत सारी थ्योरीज प्रूव होती है। जब आप एटम का मास मेजर करेंगे बहुत सारी थ्योरीज प्रूव होगी। बहुत सारी थ्योरीज जो है उनकी रूह, उनका अर्थ, उनकी बुनियाद एटम का मास। समझ आ गया? और दूसरी चीज क्या कि अगर आपको एटम का मास पता नहीं है तो आप अपना मनपसंद कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते रिएक्टेंट्स को किसी भी रेशियो में मिक्स करके। अगर आप चाहते हैं आपको पता चल जाए कि पानी बनाने के लिए कितनी हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन मिलेगी तो बेटा आपको एटम का मास पता होना समझ आया? इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट or the product of your aim, you will have to know the mass of atom. पहली चीज। If you want to prove the different sort of theories in chemistry, you will have to know about the masses of atom. ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी केमिस्ट्री, जिनका सोल्यूशन अटका हुआ था एटम के मास। अगर ये गुत्थी सुलझा दी जाती, एटम्स के मासेस का अपने आपस में मुवाजना हो जाता, पता चल जाता कौन सा एटम ज्यादा वजनी है, कौन सा कम वजनी है, कितना वजनी है, how much heavier is one atom of oxygen as compared to the one atom of hydrogen. ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के मुकाबले में कितने गुना भारी है। समझ आया? अगर ये पता चल जाएगा ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एट दैट टाइम टू नो द मैसेज ऑफ इंडिविजुअल एटम। अब उस वक्त ये बहुत ही मुश्किल था कि हम मालूम कर लें किसको मैसेज को आप इंडिविजुअल एटम्स एक एटम के मैसेज को बता दें। इंडिविजुअल मतलब तन्हा एक एट दैट टाइम उस वक्त, एंड नो वन वाज ट्राइंग फॉर दैट, और कोई बंदा उसके लिए कोशिश भी नहीं कर रहा। However, biochemists were trying to know that relationship. हाँ, एक काम हो रहा था, कीमिया ध्यान क्या कर रहे थे, वो ढूंढ रहे थे रिश्ता। कौन सा रिश्ता? मैस के दरमियान में रिश्ता, बिटवीन द मैसेज ऑफ डिफरेंट एटम्स। मुख्तलिफ एटम्स के मैसेज के दरमियान में क्या रिश्ता है कि कौन सा एटम वजनी है, कौन सा एटम हल्का। दैट इज हाउ हैवी, कितना वजनी है इज एन एटम, एक एटम ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एज कंपेयर टू द वन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। प्रॉब्लम किसी को, फॉर एग्जांपल, हाउ हैवी इज एन एटम ऑफ सोडियम एज कंपेयर टू द एटम ऑफ ऑक्सीजन, और हाउ लाइट इज एन एटम ऑफ गोल्ड एज कंपेयर टू द एटम ऑफ सिल्वर। कितना हल्का या कितना वजनी है एक एटम दूसरे एटम के मुकाबले में। इसकी अगर ये पता चल जाएगा तो फिर तो मवाजना आसान हो जाएगा ना। तो रिलेटिव, इन अदर वर्ड्स, इट वाज नेसेसरी टू सिलेक्ट ए स्टैंडर्ड। मैंने कहा था जब भी मेजरमेंट करनी होगी कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप्स। मेजरमेंट के लिए 2 चीजों का पता होना जरूरी है। एक बेटा आपको स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश करना होता है, आपने मास मापना है तो किलोग्राम का बट्टा बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पैमाना बनाना पड़ेगा। बन गया, स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया तो उसके बाद दूसरा काम ये होगा कि इस 1 किलोग्राम के वट्टे से मैं दूसरी चीजों के मास को कैसे कंपेयर करूंगा।
मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी दूसरी चीज का जो मास है वो इस बट्टे के मुकाबले में कितना है? तो फिर आपने बैलेंस बनाया, एक पलड़े में आप वो बट्टा रखते हैं, दूसरे में आप चीज रखते हैं, मवाजना हो जाता है। आपने लेंथ मेजर करने की, आपने मीटर रॉड बना ली, मीटर रूल बना लिया। अब आगे वाला स्टेप था उससे कपड़ा कैसे मापेंगे, मवाजना कैसे होगा, मीटर रॉड पकड़नी है, कपड़े के साथ कड़ी कर देंगे, मवाजना हो जाएगा। तो दो स्टेप जरूरी होते हैं मेजरमेंट के लिए। पहला स्टेप क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड। पहले तो आप अपना पैमाना बनाए, म्यार बनाए, पैमाइश का म्यार क्या होगा, फिर सारी की सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज उस म्यार की किस्म की होंगी उसी की जुबान में बयान। दुनिया में जितनी लेंथ है सारी किसकी जुबान में लिखी जाती है? मीटर की जुबान में। सो बेटा जी, it was necessary to select a standard for measuring the relative masses of atoms. समझ आया? अब मुझे बताएं, एटम बहुत छोटा होता है ना, तो एटम का मास भी किसकी जुबान में मेजर होना चाहिए? एटम की जुबान में होना चाहिए। The important question concerning this was about the unit. तो असल मसला किसका था? मैंने हिंट आपको दे दिया कि which should be used to express the masses of atom. कौन सी चीज इस्तेमाल होगी एटम्स के मासेस को बयान करने? क्या केजी इस्तेमाल होगा? तो बहुत बड़ा यूनिट है। किलोग्राम तो हम यूज नहीं कर सकते। एक एटम का बेटा मीटर लेंथ मापता है, मीटर से मास मेजर नहीं होता, मास मेजर होता है किलोग्राम, ग्राम से। So the mass but to be expressed in grams, it would have meant that we were measuring the mass of very small object in a very big unit. कहता अगर एटम का मास ग्राम में ही बयान करना होता तो इसका मतलब ये था कि हम बहुत छोटी चीज के मास को बहुत बड़े यूनिट में मेजर कर रहे हैं। चींटी का मास हम किलोग्राम में माप रहे हैं। नहीं समझा? क्लियर हुआ नहीं कि आपने एक चींटी का मास निकालना और आपने साइड पे एक टन का पटा रखा हुआ, पागल। चींटी का मास निकालना तो कोई छोटा बाट यूज करो, समझ आ नहीं है? यही कह रहे हो। टू गेट आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी, कहते हैं गेट आउट फ्रॉम, निकल जाओ इधर से, भाग जाओ। तो गेट आउट, निकलने के लिए, जान छुड़वाने के लिए, आप दिस डिफिकल्टीज, दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, इस मुश्किल हालत से बचने के लिए द केमिस्ट एट लास्ट डिसाइड, उन्होंने आखिरकार फैसला कर लिया टू एक्सेप्ट द मास ऑफ हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड। उन्होंने कहा हाइड्रोजन का जो मास है ना वो हमारा स्टैंडर्ड है। मतलब एक हाइड्रोजन एटम को बतौर बटा पार्ट कंसीडर कर लिया गया। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि एक तराजू बनाया गया मास मापने के लिए। कहा गया तराजू के दूसरी साइड पे एक एटम रखा जाएगा, जैसे कैल्शियम का एटम, और इस साइड पे किसको डाला जाएगा? हाइड्रोजन को। बेटा स्टैंडर्ड किसको सिलेक्ट किया? मास ऑफ हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लिया गया। यहाँ पे हाइड्रोजन का एक एटम डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, डालते जब हाइड्रोजन के 40 एटम्स यहाँ पे पूरी होंगे ना तो क्या हो जाएगा? पलड़ा बैलेंस हो जाएगा। समझ आया नहीं? ये एक कॉन्सेप्ट है। और हाइड्रोजन उस वक्त सबसे हल्का एटम, तो इसकी जुबान में सारों के मैसेज बयान किए जा सकते थे कि कैल्शियम में हाइड्रोजन, कैल्शियम के एक एटम का मास हाइड्रोजन के कितने एटम्स के बराबर है? 40 के बराबर है। इसका फायदा क्या होगा? ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितने हाइड्रोजन के बराबर है जी? 16 के बराबर, 16 हाइड्रोजन के बराबर है। इससे एक तो ये पता चल गया कि हाइड्रोजन के मुकाबले में या एक एटम का मास हाइड्रोजन के कितने एटम्स के बराबर है, पता चल गया। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 हाइड्रोजन के बराबर है, कैल्शियम के एक एटम का मास 40 हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है, इससे क्या हुआ? तमाम एटम्स के मासेस का हाइड्रोजन के एक एटम के मास से मवाजना हो गया। साथ ही साथ डिफरेंट एटम्स का के मासेस का आपस में भी मवाजना हो गया। कैसे? कैल्शियम 40 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 16। बताओ कैल्शियम वजनी है, ऑक्सीजन वजनी है? हाइड्रोजन से मवाजना तो किया ही किया। इसका फायदा ये हुआ कि डिफरेंट एटम्स के मासेस का आपस में भी मवाजना हो गया। हमें ये पता चल गया कि कौन सा एटम किस एटम के मुकाबले में हल्का गया। फायदा हुआ ना हुआ? दिस इज द बेनिफिट। सिंस इट वाज द लाइटेस्ट एटम नोन एट दैट टाइम, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड क्यों सिलेक्ट किया गया?
क्योंकि ये उस वक्त सबसे हल्का एटम जाना जाता था और अब भी हल्का ही। The masses of other atom were to be found after compare। अब देखें जब स्टैंडर्ड बन जाए तो फिर स्टैंडर्ड के साथ दूसरी चीजों का मवाजना करके पलड़े के एक साइड पे स्टैंडर्ड रखेंगे, दूसरी साइड पे चीजें डालेंगे, मास निकालेंगे। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप था व्हाट इज द प्रोसीजर टू कंपेयर द मास ऑफ अदर एटम्स विद द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। किलोग्राम के फटे के साथ दूसरी चीजों का मास कंपेयर करना। तो किसी ने बीम बैलेंस बना लिया, किसी ने फिजिकल बैलेंस बना लिया, अब भी नहीं समझ आ रहा तो किसी ने लीवर बैलेंस बनाया मवाजना करने के लिए। जनाब भी अली तराजू कौन सा यूज होगा ये पता करना। द मैसेज ऑफ अदर एटम वर टू बी फाउंड। अब दूसरे एटम्स के मासेस को मालूम करना था आफ्टर कंपेयरिंग, मवाजना करने के बाद। देन उनका विद द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम टेकन एज 1 यूनिट, जिसको हमने कहा ये मास 1 यूनिट। ठीक है, इसका लेवल हुआ अब ये है we had to express the mass of all other atoms in terms of the mass of hydrogen atom। हम कहेंगे कैल्शियम का मास क्या, 40 हाइड्रोजन एटम। हमने कैल्शियम के मास को किसकी जुबान में बयान किया? हम कहते हैं मास ऑफ तैयब 40 kg, तो किसकी जुबान में बयान किया? किलोग्राम की जुबान में ना। तो ये वट्टा आपका किलोग्राम है, स्टैंडर्ड की जुबान में सारे मैसेज एक्सप्रेस होंगे जनाब। तो उस वक्त नेक्स्ट स्टेप था कि दूसरे एटम्स के मासेस को हाइड्रोजन एटम के मास की जुबान में लिखो। इसका एक एटम हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, समझ आया? ये वक्त दिस गिव राइज, इसने जन्म दिया टू द फर्स्ट एवर डेफिनेशन, सबसे पहली तारीफ को ऑफ एटॉमिक मास एट दैट टाइम कॉल्ड एटॉमिक वेट। सबसे पहली जो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन आई थी उसको एटॉमिक वेट कहा जाता था। समझ आया या नहीं आया? और वो किसकी जुबान में थी? हाइड्रोजन की जुबान में। ये बच्चे ने डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे एटॉमिक वेट भी कहते थे, उसकी ओल्ड डेफिनेशन थी द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। किसी भी एटम के द मास ऑफ वन एटम, किसका? किसी भी एलिमेंट एक एटम का मास किसके मुकाबले? एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक पलड़े में उस एलिमेंट का एक एटम रखा जाएगा, दूसरे पलड़े में हाइड्रोजन एटम्स डाले जाएंगे। समझ आया? अब जितने हाइड्रोजन एटम्स उस एक एटम के बराबर आ जाएंगे वो उसका मास होगा। मैंने अभी पीछे आपको तराजू में यही तो बताया, यही बता। तो यही तो कह रहे हैं द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास किसके मुकाबले में? हाइड्रोजन के एक एटम के मुकाबले, एज कंपेयर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इज कॉल्ड द एटॉमिक वेट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का मास। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। इसका क्या मतलब है? It means that an atom of sodium is 23 times heavier than the hydrogen। इसका मतलब समझाऊं? तराजू के एक पलड़े में अगर एक सोडियम पड़ा होगा तो दूसरी साइड पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 23 हाइड्रोजन रखे जाएंगे, फिर मास बैलेंस होगा। चले दूसरा भी। सिमिलरली एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन वाज 16। It means that an atom of oxygen is 16 times heavier than the one atom of hydrogen। क्लियर हुआ? बेनिफिट क्या था इसका? It is clear from the discussion that comparing the masses of atoms with the mass of hydrogen mean comparison of the masses of atoms with themselves। हमने तो हाइड्रोजन से सबके मैसेज कंपेयर किए थे, इसका बेनिफिट ये हुआ उनके मैसेज आपस में भी कंपेयर हो गए। जब मुझे ये पता होगा सोडियम का मास क्या, जब मुझे ये पता होगा ऑक्सीजन का मास क्या, तो कब मुझे ये पता नहीं चलेगा कि कौन वजनी है कौन हल्का है। सबका कंपैरिजन एक से किया, उनका कंपैरिजन आपस ना उनका हाइड्रोजन से किया ना, आपस का खुद ब खुद ही हो गया। नहीं समझ आया? It is clear from the discussion that comparing the masses of atoms with the hydrogen means comparison of the masses of these atoms with themselves। Thus it is evident, लिहाजा ये बात क्या हो गई? अया हो गई, वाज़ेह हो गई that the atom of sodium is heavier than the atom of oxygen। हुई नहीं हुई? क्योंकि एक सोडियम
एक सोडियम 23 हाइड्रोजन के बराबर है, एक ऑक्सीजन 16, तो ज्यादा वजनी कौन हुआ? सोडियम है, 23 आइटम हाइड्रोजन और यहाँ 16 है, तो ज्यादा हाइड्रोजन के आइटम सोडियम में है ना, तो सोडियम ज्यादा वजनी है ऑक्सीजन से। क्लियर हो गया? लो जी, फिर कुछ रीजंस की वजह से, किसकी वजह से? रीजंस की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन है आपकी हाइड्रोजन ही। बताता हूं, देखो कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 12 है। ठीक है, ठीक है बेटा, अगर मैं एक प्लेट में उसे रखूं, सुन रहे हो, कार्बन यहां पड़ा, हाइड्रोजन यहां पड़ा, कितने हाइड्रोजन डालूंगा इस प्लेट में? एक कार्बन के मुकाबले में 12 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि एक कार्बन के अगर मैं 12 पीसेस करूंगा, कितने? तो जो एक पीस होगा ना, वो कौन होगा? एक हाइड्रोजन का आइटम होगा। अभी भी मेरी बात नहीं समझी। 12 हाइड्रोजन मीन्स 1 कार्बन। 1 हाइड्रोजन मीन्स व्हाट? 12 यहां वहां जाकर डिवाइड होगा ना, 1 हाइड्रोजन निकाला, दोनों साइडों को 12 से डिवाइड कर दो। अभी पीछे भी स्केल बनाने में भी ये सीखा, 1 12, एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा जो अब एक हाइड्रोजन, और कार्बन एटम के मास के 12वें हिस्से को बेटा उन्होंने अब स्टैंडर्ड बनाया, वो तो हाइड्रोजन। आजकल का जो आपका एटॉमिक मास मापने का जो वट्टा है, जो बाट है, वो क्या है? नहीं, एटॉमिक मास मापने का जो वट्टा है, शुरू में हाइड्रोजन था ना, और अब कौन है? कार्बन का, कार्बन के एक एटम के मास का कौन सा हिस्सा? कार्बन के एक एटम का 12वां हिस्सा, पूरा एटम नहीं, क्या? यस, 12th पार्ट, दिस इज 1 आउट ऑफ 12। कार्बन एटम के 12 हिस्से, इक्वल 12 हिस्से करो, उनमें से सिर्फ एक, उसका मास किसके बराबर है? हाइड्रोजन, और उसी को बेटा हमने चूज किया एज ए स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग द मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कुछ चेंज आया? नहीं, बस नाम कार्बन का आ गया हाइड्रोजन की जगह। अभी भी नहीं समझ आया? नहीं है? सो देयरफॉर अब भी बट्टा वही है, और पूरा कार्बन है, 12 नहीं है, कार्बन 12 के 12 इक्वल हिस्से करेंगे, उनमें से एक टुकड़ा आज बतौर बाट के यूज हो रहा है। तो नई डेफिनेशन पर ये आई। अब ये बातें समझ आ गई जो मैंने, ये सारी मैंने यही डिस्कशन की हुई, सारी यही डिस्कशन की। In 1961, chemists, due to the certain reasons, unanimously, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? मुत्तफिका तौर पर सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? मुत्तफिका तौर पर क्या किया उन्होंने? उन्होंने चेंज कर दिया द स्टैंडर्ड, उस वट्टे को, मेयार को, ऑफ एटॉमिक मास टू कार्बन। द न्यू डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास विल बी नाउ, अब आपने ये लिखनी है डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। न्यू क्या जी? द मास ऑफ, वही बात है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, वही है, एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन लिखा ना, कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इन अदर वर्ड्स, a new scale for the measurement of mass of an atom was constructed। यही बात है। the unit mass, किसका mass था? unit mass, किसका mass था? unit mass किसका था? हाइड्रोजन का mass जो था on this scale। हाइड्रोजन का जो मास था इस स्केल के मुताबिक किसके बराबर आया? कार्बन 12 के मास के 12वें हिस्से। On this scale, the unit mass on this scale, अब समझ आया? मैं पीछे बात करके आ रहा हूँ कि जो कार्बन के एक एटम का मास है, जिसे यूनिट मास कहा था हमने,
वो कार्बन 12 के स्केल के मुताबिक कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से के बराबर है। नई बात समझ आई? द यूनिट मास, आप समझ आए? इसको समझो कि यूनिट मास मतलब हाइड्रोजन का मास ऑन दिस स्केल, इस स्केल पर इज 1/12, मतलब 12 में से एक हिस्सा अब द मास ऑफ कार्बन 12, और इसको 1 AMU कहा गया। इसको कहा गया, तो इसको यूं पढ़ते हैं 1/12 of the mass of carbon 12 is called 1 AMU. The mass, one atom of carbon on this scale, the mass of आना चाहिए, the mass of one atom of carbon on this scale is exactly 12 and the masses of other elements are measured relative to this unit. Clear हुआ? हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1/12 था और कार्बन के अपने एक एटम का मास एग्जैक्टली 12 है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, दिस न्यू यूनिट ऑफ मास इज कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट AMU एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल म्यू। इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। आपको बंदा आपसे 1 AMU की डेफिनेशन पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? ये डेफिनेशन, ठीक है? Yeah. 1 AMU is the mass of an atom of an element relative to the mass of an atom of carbon 12 is called its relative atomic mass. Definition of 1 AMU क्या? A mass exactly equal to 1/12 of the mass of carbon 12 is called 1 AMU. ठीक है? ये इक्वेशन डाल दो, 1 AMU is equal to mass of carbon 12 divided by 12. क्लियर हो गया? अब जरा इसको पढ़ लें। The first quantitative information about the atomic mass came from the work of Dalton. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एटॉमिक मास की सबसे पहली डेफिनेशन आई थी, जो उसके बारे में मालूमात मिली थी, उसको क्वांटाइज करने की जो पीछे हमने डिस्कशन किया है, साइंटिस्ट ने कोशिश की, हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लिया, तो जो क्वांटिटेटिव जो मिकदारी मालूमात मिली थी एटॉमिक मासेस के बारे में, वो डाल्टन के काम से मिली थी, गेल ल्यूजिक के काम से मिली थी, लिवाइजे के काम से मिली थी, एवोगाड्रो तो ब्राजीलिया से साइंसदान। By observing the proportions in which elements combine to form various compounds, क्या कह रहे हैं? By observing, मुशाहिदा करके, देख कर उन मिकदारों का जिसमें मुख्तलिफ अनासर मिलते थे बनाने के लिए मुख्तलिफ मुरक्कबात। ठीक है? 19th सेंचुरी केमिस्ट कैलकुलेटेड रिलेटिव एटॉमिक मास। 19वीं सदी के जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या कैलकुलेट किए थे? रिलेटिव एटॉमिक मासेस। एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, यही बात की है। देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमाइन द मास ऑफ ए सिंगल एटम, हम एक एटम का मास मालूम नहीं कर सकते। However, it is possible, लेकिन ये बात मुमकिन है, to determine the mass of one atom of an element relative to an other। ये मुमकिन था कि हम एक एटम का मास किसी दूसरे एटम की जुबान में मालूम कर लें, तजुर्बाती तौर पर। दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता था। क्या करके? पहले स्टैंडर्ड बनाएंगे और फिर मुवाजना करेंगे। दिस कैन बी डन बाय असाइनिंग ए वैल्यू टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज द स्टैंडर्ड। वही बात की है, ये आपकी बुक से पढ़ रहा हूं। By international agreement in 1961, light isotope of carbon 12 has been chosen as standard. उसको standard मान लिया गया। This isotope of carbon जो carbon 12 है, has been assigned a mass of exactly 12 atomic mass. Clear हो गया? This value has been determined accurately using the mass spectrometer. अब mass spectrometer क्या बेटा? ये एक डिवाइस है जिसके जरिए से आप एटम्स का मास मालूम कर सकते हैं। The mass of atoms of all other elements are compared to the mass of carbon 12। अब ये वट्टा बन गया। No, the definition is given in the on the next slide। तो जो relative atomic mass की definition है बेटा वो ये है। ये स्लाइड आपके काम की है, वो सारी बातें आपको समझाने के लिए निचोड़ ये है। The mass of an atom of an element relative to the mass of an atom of carbon 12 is called relative atomic mass। 1 AMU क्या? A mass exactly equal to 1/12 of the mass of carbon 12 is called 1 AMU। क्योंकि mass of carbon 12 कितना? 12 है। दोनों साइडों को 12 से डिवाइड करो तो 1 AMU आ जाए। तो 1 AMU क्या है? mass of carbon 12 divided by 12। ठीक है जी? इंशाल्लाह बाकी काम हम कल यहाँ से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।